हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। पिछले समय जो हमने पढ़ा था वो हिंदी साहित्य के आदिकाल बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में से हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियों के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था उसमें कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ जैसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इन सभी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। और आज का जो हमारा जो विषय है वो है आदिकाल से ही संबंधित हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। तो सबसे पहले हम आदिकाल के का जो साहित्य है उसके बारे में संक्षेप में या थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो संवत 1050 से लेकर 1375 तक का जो साहित्य माना जाता है वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। याद रहे, मैंने संवत 1050 से 1375 तक बोला है। अगर आप इसे सन में बनाना चाहते हो तो 57 कम कर दीजिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये 993 के आसपास यानी कि सन 993 ईस्वी के आसपास इसे माना जाएगा। तो इस तरह से संवत 1050 से लेकर 1375 तक का जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य में आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल में जो विभिन्न जो कवि हुए हैं जिन्होंने अपने अपने नाम से संप्रदाय चलाए थे, जैसे नाथ संप्रदाय है, सिद्ध संप्रदाय है, इन्होंने इस काव्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि श्रीवृद्धि जो की है वो इन्हीं नाथों ने, सिद्धों ने या इसके अलावा जो और कवि थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और हिंदी साहित्य के सबसे बड़े साहित्यकार या साहित्य लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में रासो काव्यों की अधिकता तथा उनमें वीरता की प्रमुख प्रवृत्ति होने के आधार पर ही इस काव्य का नाम वीर गाथा काल भी रखा था। यानी कि रासो काव्य की प्रचुरता थी, जैसे विशलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, विजयपाल रासो है। इन ऐसे काव्यों में क्या जो वीरता के जो भाव है, युद्धों का जो वर्णन है वो सबसे ज़्यादा हुआ था। इसी विषय को आधार बनाकर रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया है। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य के बारे में अगर सोचें या वर्तमान परिस्थिति के अनुसार सोचें तो यह नाम थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होता। अतः इस काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के नाम से संबोधित किया। हालांकि वो ये बात स्पष्ट रूप से लिखते ही हैं कि आदिकाल थोड़ा सा अजीब नाम जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये नाम बिल्कुल उपयुक्त ना हो। तो जितने भी हिंदी साहित्य के आलोचक हैं उन्होंने इस नामकरण को यानी कि आदिकाल को ही प्रमुख मान लिया है। तो इस तरह से क्या है, हिंदी साहित्य का जो नामकरण है वो आदिकाल के नाम पर रखा गया था, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण किया है। उसके बाद में अब जो हमें पढ़ना है वो है आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं या उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ। देखो, विशेषताएं वो होती है जो उस साहित्य की उसके गुण और अवगुण दोनों के बारे में प्रमुखता या उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताए कि इस काल के काव्य में किस प्रकार की कमी थी और इस काल का जो काव्य है वो किस प्रकार से गुणों से भरा हुआ था। तो हमें आज जो है वो आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उन प्रवृत्तियों के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा जो मुख्य जो विशेषता है या प्रवृत्तियाँ हैं वो है ऐतिहासिक संदिग्धता
इतिहास पर के आधार पर संदेह करना। तो आदिकाल में विभिन्न कवियों ने जो साहित्य रचना की है, उनमें से अधिकतर रचनाएं किसी न किसी प्रकार से इतिहास में संबंध रखती हैं। परंतु उनमें से जो अधिकतर रचनाएं जैसे पृथ्वीराज रासो है, विशलदेव रासो है, खुमान रासो, परमार रासो, हमीर रासो, ये इतिहास की दृष्टि से देखी जाए तो काफ़ी संदिग्ध लगती है, यानी कि इनमें एक संदेह सा उत्पन्न होता है। इनमें से कोई रचना घटना की दृष्टि से, कोई समय की दृष्टि से, तो कोई भाषा की दृष्टि से, या फिर कुछ एक रचनाएं ऐसी हैं जो पात्रों की दृष्टि से संदिग्ध है, यानी कि कुछ एक रचनाओं में पात्र जो है वो उन रचनाओं के अंदर मेल ही नहीं खा रहे हैं। कुछ एक समय के आधार पर, जो समय है उसके आधार पर मेल नहीं खा रहे हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो आदिकाल की एक प्रमुख रचना है। पृथ्वीराज रासो के अंदर ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो का जो आधा जो भाग है वो चंद बरदई ने पूरा किया था, लेकिन उसका जो अगला आधा जो भाग है वो उसके बेटे जलहन ने पूरा किया था। लेकिन उसमें अभी तक क्या है, संदेह है, यानी कि इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से जो आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, और उस प्रमुख प्रवृत्ति यानी कि सबसे पहली जो प्रवृत्ति है ऐतिहासिक संदिग्धता, वो जो उसमें इतिहास के प्रति संदेह की भावना आदिकाल के काव्यों में देखी जा सकती है। उसके बाद में दूसरा जो है वो है वीररस प्रधान काव्य। वीररस प्रधान काव्य यानी कि आदिकालीन रासो काव्य की जो प्रमुख विशेषता इसका वीर रस प्रधान होना है। इस काल में भारत के विभिन्न राज्यों पर विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण होने लगे थे, और ये आक्रमणकारी न केवल यहाँ लूटपाट करते थे अपितु यहाँ अपना राज्य भी स्थापित करना चाहते थे। अतः इस युग के प्राय प्रत्येक कवि ने अपने अपने राजाओं व प्रजा में जोश उत्पन्न करने के लिए वीर रस प्रधान काव्य की रचना की शुरुआत की थी। और जो पृथ्वीराज रासो है उसमें चंद बरदई ने पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी का जो वध करने के लिए या उसको उकसाते हुए उसको उसका वध करने के लिए उसको उकसाया था, या ये कह दीजिए कि उसको एक संकेत दिया था, और उस संकेत स्वरूप उन्होंने एक बात भी कही है जो वीरता के भाव उत्पन्न करती है, और वो ये थी कि 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ताउत पे सुल्तान है मत चूके चौहान। कि वो उसमें संकेत दे रहा है, जब पृथ्वीराज चौहान की जो है वो आंखें मोहम्मद गोरी के द्वारा फोड़ दी जाती हैं, तो कहता है 4 बांस की 4 बांस और 24 गज की दूरी पर अष्ट उंगल प्रमाण, 8 जो उंगलियां हैं वो प्रमाण हैं, उसको प्रमाण मानकर ताउत पे सुल्तान है कि तुम्हारे सामने तख्त के ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है, मत चूके चौहान। और पृथ्वीराज चौहान तो अब मत चूक उसका वध कर दे, यानी कि अपने शब्द भेदी बाण के माध्यम से उसको मार दे। तो इस प्रकार इस काल के काव्य में वीर रस की जो प्रधानता है वो सबसे ज़्यादा देखी जा सकती है। उसके बाद में है तीसरा जो है महत्वपूर्ण जो विशेषताओं में वो है आश्रयदाताओं का यशोगान। आश्रयदाता का मतलब होता है कि जो कभी जिस राजा के अधीन रहकर उसके यहाँ अपने काव्य रचना का निर्माण करता है वह उसका आश्रय दाता कहलाता है। तो इस काल का लगभग प्रत्येक कवि जो था वो दरबारी कवि था। दरबार में राजा और जो सामंत होते थे उनका जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने अपने राजाओं की युद्धों में उनकी जो वीरता, उनकी धर्म वीरता, उनकी दान वीरता, उनकी कर्म वीरता, इसके अलावा उनके श्रृंगारिक के जो पद हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण भाव से उनका वर्णन किया करते थे। कोई भी कवि इसका अपवाद नहीं है, यानी कि इस कार्य से कोई भी जो कवि है वो अछूता नहीं है।
कि सभी कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं के अधीन रहकर ही अपने राजा का, अपने आश्रयदाता का बड़े ही सजग और सुदृढ़ ढंग से वर्णन किया है, क्योंकि उनको पता था कि जिस राजा के अधीन रहकर वो कार्य कर रहे हैं, अगर उनके विरोध में चले गए तो हो सकता है वो उनको मरवा भी दें। और कुछ एक राजा या कवि ऐसे भी थे जो आपस में घनिष्ठ मित्र थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदई। तो इस प्रकार इस काल में भी आश्रय जो दाता है, उन आश्रयदाताओं का इन कवियों ने बड़ा ही अच्छे ढंग से और अतिशयोक्तिपूर्ण उनका वर्णन किया है, उनके यशोगान का वर्णन किया है। उसके बाद में चौथा जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीयता का अभाव। राष्ट्रीयता का अभाव यानी कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, एक ऐसा कालखंड है जिसमें पूरा जो भारत है वो विभिन्न देशी जो रियासतें हैं, उन रियासतों में बंटा हुआ था, यानी कि अलग अलग भागों के अंदर बंटा हुआ था। 150 जो गांव को मिलाकर किसी राजा ने अपना एक राज्य स्थापित कर लिया था। ये राजा अपने अपने स्वार्थों के कारण एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, यानी कि उनमें एक दूसरे के साथ झगड़ा होता रहता था, क्योंकि ये केवल उसी क्षेत्र को ही अपना सब कुछ अपना देश तक मानते थे जिस क्षेत्र में वो रहते थे। इनके आश्रित कवियों ने अपने अपने राजा की प्रशंसा में काव्य की रचना कर जहाँ अपने कमज़ोर होने का परिचय दिया है, वहीं उन्होंने जयचंद्र जैसे राष्ट्रद्रोही राजा की भी प्रशंसा कर डाली है। यानी कि एक जयचंद जो एक इस प्रकार से जिसने मोहम्मद गोरी का जो साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए, उस प्रकार के राजा की भी उन्होंने क्या है प्रशंसा कर डाली है। वो जयचंद जिसके अंदर राष्ट्रीयता का बिल्कुल ही अभाव था, यानी कि जिसने अपने देश को गुलाम बनाने के लिए किसी विदेशी का साथ दे दिया था, इस प्रकार के राजा की उन्होंने प्रशंसा की थी। और इन कवियों के लिए अपनी रियासती यानी कि अपना जो विशेष क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में वो रहते थे, उसे ही अपना राष्ट्र, अपना देश, अपनी संप्रभुता समझते थे। इनके लिए अखंड भारत की सत्ता का कोई महत्व नहीं था, यानी कि एक भारत को एकता के खंड में नहीं बांधना चाहते थे और न ही उसको महत्वपूर्ण मानते थे। तो इस काल के जो काव्य हैं, इस काल में जो काव्य रचा गया था, उन कवियों के अंदर या उन कवियों के जो राजा थे, उनके जो आश्रयदाता थे, उनके अंदर जो राष्ट्रीयता है उसका सबसे ज़्यादा अभाव देखा जा सकता है। व्यापक रूप से इनमें राष्ट्रीयता का अभाव था। उसके बाद में पांचवा है काव्य का रूप। काव्य का रूप का मतलब कि जो काव्य है वो किस रूप में लिखा गया था। मुक्तक, प्रबंधात्मक, महाकाव्य की कौन सा रूप था। तो काव्य रूप से जो उसका जो अभिप्राय है, उसकी जो परिभाषा है, वो काव्य के प्रबंध अथवा मुक्तक होने से है कि आपने जो या इस काल के जो कवि है उन्होंने जो काव्य लिखा था वो प्रबंध काव्य के रूप में या मुक्तक काव्य के रूप में। इस युग की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो सारी की सारी प्रबंध काव्य की, यानी कि आप 80% इस युग की जो रचनाएं हैं वो प्रबंध काव्य रूप में देख सकते हो। जैसे पृथ्वीराज रासो है, कुमार रासो है, बिसलदेव रासो है, इनको आप जरूर महाकाव्य कह सकते हो। बाकी की जो रचनाएं हैं वो क्या है, प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई है। यानी कि लगभग इस काल में अगर बड़ी बड़ी हम रचनाएं मानेंगे तो क्या है, 12 रचनाएं हैं इस काल में। 12 में से पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो या बिसलदेव रासो, ये 3 रचनाएं क्या है महाकाव्य के रूप में है। बाकी जो 7-8 या रचनाएं बसती है रासो काव्य के तहत, वो क्या है प्रबंध काव्य के तहत आती है। संदेश रासक है, खंड काव्य है। हालांकि विद्यापति और अमीर खुसरो का जो काव्य है वो मुक्तक रूप और गीतू रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। यानी कि उन्होंने मुक्तक काव्य और गीति काव्य के रूप में अपना जो काव्य है अमीर खुसरो और विद्यापति ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। परंतु इस युग में जो साहित्य केवल और केवल काव्य के रूप में मिलता है, गद्य के रूप में हमें जो साहित्य वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। कहने का मतलब इस काल यानी कि आदिकाल के अंदर जो काव्य का जो रूप था, साहित्य का जो रूप था, वो केवल और केवल काव्य के ही रूप में था। ये नहीं था कि गद्य के अंदर भी हमें कोई
साहित्य मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद में है वस्तु वर्णन। आदिकाल की जो विशेषताएं हैं और जो विशेषताओं में जो छठा जो पॉइंट है वो है वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन से अभिप्राय कि जो जिस विषय वस्तु के बारे में हम लिख रहे हैं या आदिकाल के कवियों ने लिखा था, जो कहानी या कथा आदिकाल के जो साहित्यकार जो लिख रहे थे उसको सुरुचिपूर्ण यानी कि रुचि के साथ बनाने के लिए विभिन्न वस्तु या दृश्यों का वर्णन किया गया था। यानी कि इस काल के कवियों ने अपनी कथा को, अपने एक महाकाव्य को, अपने खंड काव्य को या प्रबंध काव्य को रोचकपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के दृश्यों और वस्तुओं का वर्णन किया था। इस काल का प्राय प्रत्येक कवि वस्तु वर्णन करने में परिपूर्ण था, यानी कि दक्ष था। ये कह सकते हैं कि इस काल के जो कवि थे वो वस्तु वर्णन करने में संपूर्ण योग्य थे। प्राय सभी कवियों ने अपने काव्य में नगर, वन, प्रकृति, पर्वत या इसके अलावा जब वो युद्धों के अंदर जाते थे तो युद्धों का जो विभिन्न प्रकार से रूप है, जैसे युद्ध का मैदान है, रण सज्जा है, या इसके अलावा कोई विवाह से संबंधित है, जैसे विवाह के गीत हैं, या जो नायिका उसके नक्श का वर्णन करना है, या जल क्रीड़ा है, या आखेट शिकार से संबंधित जो इस प्रकार की जो वस्तु है, इस प्रकार के जो दृश्य है, उन दृश्यों का इन कवियों ने उत्कृष्ट वर्णन किया है, बड़े ही सहज ढंग से वर्णन किया है। उसके बाद में सातवीं जो हमारी विशेषता है वो है धार्मिक एवं लौकिक काव्य। धार्मिक एवं लौकिक साहित्य का मतलब है कि धर्म के आधार पर और लोक यानी कि समाज के आधार पर ये किस प्रकार का काव्य था, इसके बारे में। और ऐसा नहीं है कि इस काल में केवल वीर रस का ही काव्य लिखा गया हो। इस काल में विभिन्न कवियों ने धार्मिक एवं लौकिक साहित्य को भी प्रचुर मात्रा में लिखा है, जहाँ पर जो जैन है, सिद्ध है, नाथ है, इस काल में ये विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हुए थे जिन्होंने पौराणिक आख्यानों को या कहानियों को आधार बनाकर, जैसे पद्म, सरयू है, भविष्यत कथा है, भरतेश्वर बाहुबली रास है, जैसे धार्मिक साहित्य की रचना की थी। तो वहीं जो अब्दुल रहमान है उनका संदेश रासक, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो यानी कि खुसरो की पहेलियाँ, इस प्रकार का जो काव्य है वो लौकिक साहित्य की छटा को बिखेरता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस काल में धर्म से संबंधित भी काव्य लिखा गया था, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आधार बनाकर, और लौकिक साहित्य भी लिखा गया था तो जो समाज के अंदर एक विशेष प्रकार का संदेश देता हो। तो ये जो काव्य है वो इस काल में, इस प्रकार के जो काव्य है वो संपूर्णता के साथ लिखे गए थे। उसके बाद में है नेक्स्ट जो है वो है आठवां हमारा भाषा वर्णन, कि इस काल में किस प्रकार की भाषाओं का वर्णन हुआ था और जो जिस भाषा में साहित्य लिखा गया था क्या वो भाषा साहित्य के अनुकूल थी, सरस थी, या वो थोड़ी कठिन थी। तो इस काल में हालांकि जो भाषा है वो अपभ्रंश का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ था। अपभ्रंश भाषा में साहित्य की रचना की गई, परंतु इस काल के काव्य की भाषा मुख्यतः डिंगल एवं पिंगल थी। डिंगल राजस्थानी प्लस अपभ्रंश और पिंगल राजस्थानी प्लस ब्रिज। वीर रस के समय कवियों की भाषा डिंगल, वीर रस के समय जब युद्धों का जो वर्णन होता था तो उस समय जो कवियों की जो भाषा थी वो डिंगल एवं श्रृंगार रस के समय पिंगल हो जाती थी, यानी कि श्रृंगार रस के समय वो जो भाषा है वो ब्रिज भाषा के रूप में तब्दील हो जाती थी, अपभ्रंश प्लस ब्रिज भाषा पिंगल हो जाती थी, और युद्धों के समय वो भाषा अपभ्रंश प्लस राजस्थानी यानी कि डिंगल हो जाती थी। और इस काल में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव, अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज, मैथिली और अवधी भाषा के शब्दों का भी वर्णन हुआ है, उनका भी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। कवियों ने अपने काव्य के वीर रस प्रधान
होने के कारण ओज गुण का अधिक प्रयोग किया गया है। यानी कि क्योंकि इस काल के अंदर जो लगभग है वो वीररस के अंदर ही काव्य लिखा गया था, और वीररस के अंदर जो गुण जो होता है प्रमुख, जैसे प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है या ओज गुण है, तो वीररस में केवल और केवल ओज गुण का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इनके काव्य में अभिधा, लक्षणा या व्यंजना तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का वर्णन देखने को मिलता है। और इनकी जो शैली है, शैली जो है आप उस शैली को चित्रात्मक रूप से भी ले सकते हो और भावात्मक रूप से भी देख सकते हो। यानी कि इनकी भावनाओं को भी उजागर किया गया है। और जैसे युद्धों का वर्णन किया गया, तो युद्धों के वर्णन के द्वारा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो युद्ध है वो हमारे सामने ही हो रहा है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य के अंदर ये जो परिभाषाएं या विशेषताएं थी प्रमुख, उन विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। वैसे इसमें एक जो है प्रमुख जो प्रवृत्ति या विशेषता वो ये भी है अलंकारों का वर्णन, कि वो मैं आपको इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके बावजूद आपको बता देता हूँ कि आदिकाल जो साहित्य जो लिखा गया था उसमें लगभग सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ था, लगभग। और ऐसा नहीं है कि वो जो कवि हैं वो अलंकारों का प्रयोग करने में दक्ष नहीं थे, बल्कि वो तो सुलझे हुए कवि माने गए हैं, और उन्होंने जो अलंकारों का जो प्रयोग किया है वो बड़े ही सहज और सरल ढंग से किया है। इस काल के कवियों ने अपने काव्य में लगभग शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग बहुत ही सहज एवं संभाविक रूप में किया है। अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति, अत्युक्ति इनके प्रमुख अलंकार माने जाते हैं। यानी कि ये समझिए कि इनकी ये प्रिय अलंकार है। इस प्रकार आदिकाल का जो समस्त साहित्य है वो अपने आप में बेजोड़ है, यानी कि जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, इस प्रकार का काव्य है। और यही वह काव्य है जो आगे चलकर हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग यानी कि भक्ति काल की पृष्ठभूमि को तैयार करता है, यानी कि भक्ति काल को के दरवाजे खोल देता है। तो इस तरह से जो आज हमने वो हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा था। तो जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो है ऐतिहासिक संदिग्धता, वीर रस प्रधान काव्य, आश्रयदाताओं का यशोगान, राष्ट्रीयता का भाव, काव्य का रूप, वस्तु वर्णन, धार्मिक एवं लौकिक काव्य, भाषा वर्णन। तो ये हमने आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। अब मैं आपसे थोड़े से 3 या 4 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो जानने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि हिंदी साहित्य के अंदर सबसे पहला काल किस नाम से जाना जाता है? तो आपने उत्तर देना है आदिकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो ये है कि आदिकालीन साहित्य में आदिकाल नामकरण किस साहित्यकार ने किया था? तो आपने उत्तर देना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। उसके बाद में तीसरा जो आपका प्रश्न बनता है वो ये है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख प्रधान रस कौन सा है? तो आपने उत्तर देना है वीर रस प्रधान। फिर उसके बाद में ये आता है कि आदिकालीन साहित्य में कवियों ने प्रमुख रूप से किसका यशोगान किया है? मतलब किसका यशोगान, किसके बारे में बताया है? तो ये लिखना है अपने आश्रयदाताओं का यशोगान किया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है कि आदिकालीन साहित्य किस काव्य रूप में लिखा गया है? तो आपने लिखना है प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य, दोनों के अंदर ये काव्य रूप देखने को मिलता है। और आपका जो लास्ट जो प्रश्न है अंतिम वो ये है कि आदिकालीन काव्य की जो प्रमुख भाषा है वो भाषा कौन सी है? तो आपने लिखना है अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का
मिक्स है। मिक्सअप यानी कि अपभ्रंश और राजस्थानी दोनों भाषाओं का मेल आदिकालीन साहित्य के अंदर हमें देखने को मिलता है। आशा करता हूँ आपको मैंने ये जो वीडियो बनाया है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताओं के बारे में अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।